डिवाइन किंग्स एक तरीका था हाई स्टेटस को क्लेम करने का by identifying with a variety of deities. इस स्ट्रेटेजी को हम बेस्ट समझ सकते हैं कुषाण रूलर्स के केस में। कुषाण रूलर्स इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE में सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक के एक वास्ट किंगडम में रूल किया था। इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इंस्क्रिप्शंस और टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को यूज किया जाता है और जो आइडियाज इन्होंने किंगशिप के प्रेजेंट किए उनको समझने का बेस्ट तरीका वो कॉइन्स हैं जो इन्होंने इशू किए या वो स्कल्पचर्स हैं जो इन्होंने बनवाए। Extremely large statues of Kushan rulers have been found installed in a shrine at Math near Mathura and in a shrine in Afghanistan as well. तो कुषाण रूलर्स के एक्सट्रीमली लार्ज स्टैचूज ये मथुरा के पास एक मंदिर में मठ नाम की जगह पे मिले हैं। ऐसे ही सिमिलर स्टैचूज अफगानिस्तान के एक श्राइन में भी पाए गए हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये फील करते हैं कि कुषाण रूलर्स अपने आप को गॉड लाइक जो है कंसीडर करते थे। कई कुषाण रूलर्स ने देवपुत्र जो टाइटल है जिसका मतलब सन ऑफ गॉड इसको अडॉप्ट किया था, जिसको देख के लगता है कि ये लोग चाइनीज रूलर से इंस्पायर्ड थे who called themselves sons of heaven. By 4th century there is evidence of larger states. 4th century से एविडेंस मिलने लगते हैं लार्जर स्टेट्स के जिसमें कि गुप्ता एम्पायर भी इंक्लूडेड था। इसमें से कई सारे जो स्टेट्स थे वो सामंतास पे डिपेंड करते थे। सामंतास दे आर द मेन who maintain themselves through local resources including control over land. तो सामंतास ये वो लोग थे जिनके पास लैंड पे कंट्रोल होता था और ये लोग किंग को होमेज रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते थे, उनके लॉयल थे और उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे। पावरफुल सामंतास दे कुड बिकम किंग्स और उसी तरह से जो वीक रूलर्स थे कई बार उनका स्टेटस रिड्यूस होकर के सामंतों का भी हो जाता था। गुप्ता रूलर्स की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस ने लिटरेचर, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस को यूज किया है। प्रशस्ति जो है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है गुप्ता रूलर्स की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। प्रशस्ति दे वर कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ किंग्स इन पर्टिकुलर एंड पेट्रन्स इन जर्नल बाय पोएट्स। तो प्रशस्ति पोएट लिखते थे अपने राजाओं की प्रशंसा में या पेट्रन्स की प्रशंसा में और हिस्टोरियंस ने इन प्रशस्ति से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश की है। त्याग प्रशस्ति जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, इसको हरिसेन ने संस्कृत में लिखा था। हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे और समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर्स थे जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 4th सेंचुरी CE में रूल किया था। A changing countryside, popular perceptions of kings. What did subjects think about their rulers? प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी? क्लियरली इंस्क्रिप्शन से हमें ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। असलियत यह है कि ऑर्डिनरी लोगों ने मुश्किल से ही अपने पीछे कोई अकाउंट छोड़े हैं जिससे उनके एक्सपीरियंसेस, उनके थॉट्स के बारे में पता चल सके। लेकिन इसके बावजूद हिस्टोरियंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। इन्होंने जो एंशियंट एंथोलॉजीज हैं जैसे जातकास एंड पंचतंत्रा टेल्स, तो ये जो एंशियंट लिटरेरी वर्क हैं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां, इनको स्टडी करके इसमें जो कहानियां दी हैं उनका परीक्षण करके उसको एग्जामिन करके पब्लिक राजा के बारे में क्या सोचती थी
इसका पता लगाने की कोशिश की है। जातकों में और पंचतंत्र कथाओं में जो स्टोरीज दी गई हैं ये शुरू में ओरली सर्कुलेट हुई थी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जातकों को पाली लैंग्वेज में, जो जातक कथाएं हैं इनको पाली लैंग्वेज में अराउंड फर्स्ट मिलेनियम सीई में लिखा गया, कंपाइल किया गया। एक ऐसी ही स्टोरी गणतेंद्र जातक जो है, इसमें एक विकेट किंग के किंगडम में सब्जेक्ट्स जो थे, जो प्रजा थी, उनके बारे में बताया गया है। जो प्रजा जिसमें एल्डरली वुमेन, मेन, कल्टिवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज एंड इवन एनिमल्स भी इंक्लूडेड थे। तो ये सब परेशान थे राजा के शासन से या उसके अत्याचारों से। जब राजा वेश बदल के ये पता करने गया कि प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है, तो हर किसी ने उसको कर्ज किया, उसकी बुराई की और उसे अपने दुखों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया। उन्होंने कंप्लेन किया कि उन पर रात के समय डाकू हमला करते हैं और दिन के समय टैक्स कलेक्टर्स हमला करते हैं, और इस सिचुएशन से बचने के लिए लोग गांव छोड़ करके जंगलों में भाग जाते थे। तो जैसा कहानी से हमें इशारा मिलता है कि राजा और प्रजा, स्पेशली रूरल पॉपुलेशन के बीच में रिलेशन हमेशा कॉर्डियल नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर ये स्ट्रेन हुआ करते थे, तनावपूर्ण हुआ करते थे, क्योंकि राजा अपने कॉफर्स को, अपने खजाने को भरने की कोशिश करता रहता था बाय डिमांडिंग हाई टैक्सेस, एंड पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड्स ऑप्रेसिव। किसानों के लिए ये डिमांड बहुत ही ऑप्रेसिव लगता था। इससे बचने के लिए जंगल में भागना एक ऑप्शन था, जैसे कि हमें जातक की स्टोरी से पता चला। इसके अलावा दूसरी स्ट्रेटजीज भी अडॉप्ट की जाती थी, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना ताकि टैक्सेस के ग्रोइंग डिमांड्स को पूरा किया जा सके। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। क्वेश्चन ये उठता है कि 6th सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE के बीच में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया। एक ऐसी ही स्ट्रेटजी थी, क्या थी वो? शिफ्ट टू प्लॉ एग्रीकल्चर। अब 6th सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE के बीच में जो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने प्लॉ एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट किया। हल का इस्तेमाल खेती के लिए ज़्यादा होने लगा। जब एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ, स्पेशली फर्टाइल alluvial river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri from approximately 6th century BCE, the iron-tipped plowshare was used to turn the alluvial soil in areas which had high rainfall. तो ये आपका जो गंगा एंड कावेरी रिवर वैलीज है, जहाँ पे अलुवियल सॉइल जो कि काफ़ी फर्टाइल था, तो यहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा था। तो इस एरिया में किसानों ने आयरन टिप प्लॉशेयर का इस्तेमाल किया ताकि ज़मीन को अंदर तक जोता जा सके और सॉइल की फर्टिलिटी को बाहर लाया जा सके। इसके अलावा गंगा वैली के कई पार्ट्स में पैडी का प्रोडक्शन, धान का प्रोडक्शन भी बढ़ा। कैसे? जब ट्रांसप्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जो रोपाई विधि से जब धान की खेती की जाने लगी। बेशक इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा श्रम लगता है, लेकिन इससे पैडी का प्रोडक्शन बढ़ा। आयरन प्लॉशेयर led to a growth in agricultural productivity. Its use was restricted to certain parts of the subcontinent. तो यह आयरन जो प्लॉशेयर था, इसका यूज कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट के कुछ ही पार्ट तक रिस्ट्रिक्टेड था। जो सेमी एरिड एरिया थे जैसे पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे आयरन टिप प्लॉशेयर को 20th सेंचुरी के बाद ही अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट का हिली एरिया है, वहाँ पर को एग्रीकल्चर, कुदाल के द्वारा खेती की जाती थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी, आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी यूज़ किया गया। इसमें
बहुत ज़्यादा कॉमन है, वेल्स एंड टैंक्स, और लेस कॉमनली कैनल्स। तो कुओं का और तालाबों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, लेकिन नहरों का भी इस्तेमाल हुआ, बेशक कम हुआ। Differences in rural society. While these technologies often led to an increase in production, the benefits were very uneven. बेशक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ा, लेकिन इसका जो फायदा है ये काफी अनइवन था। ऐसे कई सबूत मिलते हैं कि जो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। स्पेशली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो स्टोरीज लिखी गई, कंपाइल की गई, इसमें तो बौद्ध ट्रेडिशन की स्टोरीज को पढ़ के पता चलता है कि इस पीरियड में जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज गांव में रहती थी, इसमें लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर्स भी थे। तो गृहपति जो वर्ड है इसका इस्तेमाल स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स के लिए किया जाता था। Large landholders as well as the village headman was often emerged as powerful figures and often exercised control over other cultivators. गांव में village headman और जो large landholders थे ये एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभरे जिनका कल्टीवेटर्स पर काफी कंट्रोल रहता था। अर्ली तमिल लिटरेचर, स्पेशली जो संगम टेक्स्ट है, इसको पढ़ने से पता चलता है कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल विलेज में रहा करते थे। लार्ज लैंड ओनर जिन्हें वेल्लार बोला गया है, प्लॉमैन, उजावर एंड स्लेव्स, अधिमाई। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा से ही हमें ऐसे कई एविडेंस मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ग्रांट्स ऑफ लैंड वर बीइंग मेड। तो आपका अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा से पता चलता है कि ज़मीनें जो हैं वो दान में, अनुदान में दी जाती थी, और ऐसे कई सारे लैंड ग्रांट के रिकॉर्ड्स जो हैं इंस्क्रिप्शन में पाए गए हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस स्टोन्स पे लिखे गए हैं लैंड ग्रांट के, बल्कि बाकी कॉपर प्लेट्स पे लिखे गए हैं, और ये जो कॉपर प्लेट वाले इंस्क्रिप्शंस हैं प्रॉबेबली इन्हें उन लोगों को दिया गया जिन्होंने लैंड को रिसीव किया एज अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो ये जो रिकॉर्ड सर्वाइव किए हैं, आज पाए गए हैं या पाए जाते हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो लैंड ग्रांट थे नॉर्मली ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या ब्राह्मण्स को दिए जाते थे। लैंड ग्रांट के जो इंस्क्रिप्शंस हैं ज़्यादातर इसमें संस्कृत में लिखा गया है, बल्कि कुछ केसेस में स्पेशली 7th सेंचुरी सीई के बाद से जो लैंड ग्रांट के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं उसका एक हिस्सा संस्कृत में लिखा गया है, बल्कि बाकी जो पार्ट है वो लोकल लैंग्वेज जैसे तमिल या तेलुगु में लिखा हुआ है। एक हम लोग ऐसे ही लैंड ग्रांट के इंस्क्रिप्शंस को थोड़ा स्टडी करते हैं। प्रभावती गुप्त जो कि अर्ली इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। इनकी शादी दूसरे इम्पॉर्टेंट रूलिंग फैमिली वकाट्या फैमिलीज में हुई थी। जो वकाट्यास थे दे वर द पावरफुल रूलर्स ऑफ द डेक्कन, ये डेक्कन के पावरफुल रूलर्स थे। और संस्कृत लीगल टेक्स्ट धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग women were not supposed to have independent access to resources such as land। तो संस्कृत टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो औरतें थी वो जमीनों की इंडिपेंडेंट मालिक नहीं बन सकती थी। लेकिन इंस्क्रिप्शन पढ़ने पे पता चलता है कि प्रभावती गुप्त जो जमीन की मालिक भी थी और उन्होंने इसको दान में भी दिया था। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो एक रानी थी और उनकी सिचुएशन इसीलिए बाकियों से एक्सेप्शनल थी, अलग थी। ये भी पॉसिबल है
कि लीगल टेक्स्ट में, धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में जो कुछ भी लिखा गया हो उसे यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता हो, हर जगह उसका पालन नहीं होता हो। इंस्क्रिप्शन से हमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी पता चलता है कि गांव में ब्राह्मण रहते थे, इसके अलावा पीजेंट्स रहते थे और भी कैटेगरी के लोग थे। उन सबसे उम्मीद की जाती थी कि वो जो कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे उसका एक पार्ट राजा या उसके रिप्रेजेंटेटिव को प्रोवाइड करेंगे एज अ टैक्स। इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग ये भी उनसे उम्मीद की जाती थी कि दे विल ओबे द न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज। ये विलेज के नए लॉर्ड को ओबे करेंगे, मतलब उस इंसान को ओबे करेंगे जिसको लैंड ग्रांट में दी गई है, और उसी को सारे ड्यूज भी पे करेंगे। लैंड ग्रांट जो है, ऐसे लैंड ग्रांट कंट्री के सेवरल पार्ट्स में इनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। बेशक रीजनल वेरिएशंस हैं इन द साइज ऑफ लैंड डोनेटेड, तो रीजन्स के अकॉर्डिंग जिस लैंड को डोनेट किया था उसके साइज में डिफरेंस पाया गया, वेरिएशन पाया गया है। कुछ स्मॉल प्लॉट्स भी जो है दान में दिए गए थे, और कई बार वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड, तो अनकल्टिवेटेड लैंड के बड़े बड़े हिस्से भी दान में दिए गए थे। तो ये लैंड ग्रांट में क्यों दिए जाते थे, ये हिस्टोरियंस के बीच में एक हॉटली डिबेटेड इशू है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि लैंड ग्रांट देना रूलिंग लीनिएज का एक स्ट्रेटेजी था, नए एरियाज में एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करना। जो अनकल्टिवेटेड लैंड थे उसको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करने की उनकी एक स्ट्रेटेजी थी। दूसरे ये सजेस्ट करते हैं कि जो लैंड ग्रांट थे वो इंडिकेटिव थे, वो इंडिकेट करते थे कि पॉलिटिकल पावर वीक होता जा रहा है, राजा का कंट्रोल उसके सामंतों से खत्म होता जा रहा है, और इसीलिए वो अपने एलाइज, ठीक है, अपने लॉयल्स को विन करने के लिए, लॉयल्टी विन करने के लिए वो अपने सहयोगियों को लैंड ग्रांट दे रहे हैं। दूसरे हिस्टोरियंस वो ये भी कहते हैं, उनको ये भी लगता है कि लैंड ग्रांट के थ्रू जो किंग थे वो अपने आप को सुपरमैन प्रोजेक्ट करना चाहते थे, बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल, दे वांटेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फैकेड ऑफ पावर। Land grants provide some insight into the relationship between cultivators and the state. तो land grant से हमें कुछ झलक मिलती है कि किसानों और स्टेट के बीच में, राजा के बीच में रिलेशनशिप कैसा था। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल या सामंतों की पहुंच से बाहर थे। कौन लोग थे ये? पास्टोरलिस्ट, फिशर फोक, हंटर गैदरर्स, mobile or semi-sedentary artisans, and shifting cultivators. Generally, such groups did not keep detailed records of their lives and transactions. Towns and trade, new cities. अब हम लोग उन अर्बन सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6th सेंचुरी BCE के आसपास इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सेवरल पार्ट्स में डेवलप हुए थे। इसमें से ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स जो थे वो महाजनपद के कैपिटल थे। क्लियरली ये सारे जो मेजर टाउन्स थे ये रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन पर लोकेटेड थे। इसमें से कुछ पाटलिपुत्र जैसे ये रिवराइन रूट्स पे नदियों के किनारे बसे हुए थे, जबकि बाकी कुछ जैसे उज्जैनी ये लैंड रूट्स के किनारे डेवलप हुए थे। इसके अलावा पुहार ये एक कोस्ट के किनारे डेवलप हुआ था जहां से सी रूट की शुरुआत होती थी। कुछ शहर जैसे मथुरा ये कॉमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी का बिजी सेंटर हुआ करते थे। अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स।
Kings and ruling elites lived in fortified cities. Although it is difficult to conduct extensive excavations at most sites because people live in these areas even today. बेशक जो किंग्स और रूलिंग एलिट्स थे, क्लियर है कि ये लोग फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे, और ये जो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए थे, वहाँ पर एक्सटेंसिव एक्सकवेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज भी वहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स रिकवर किया गया है। इसमें pottery bowls, dishes with a glossy finish known as northern black polished ware काफी इम्पोर्टेंट है। और ये जो ग्लॉसी फिनिश के पॉटरीज होते थे जिसे नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोला जाता था, क्लियरली इसका इस्तेमाल रिच पीपल किया करते थे। इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ मटेरियल के बने हुए जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल और टेराकोटा, तो इनके बने हुए ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, फिगरीन्स भी पाए गए हैं। सेकेंड सेंचुरी बीसीई के आसपास हमें शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस भी कई सारे शहरों में मिले हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस दे रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो वोटिव इंस्क्रिप्शंस में उन गिफ्ट्स को रिकॉर्ड किया गया जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिया गया था। इन वोटिव इंस्क्रिप्शंस में डोनर का नाम भी लिखा गया है। कई बार इसमें उसका ऑक्यूपेशन भी स्पेसिफाई किया गया है। इन सबको स्टडी करने के बाद पता चलता है कि टाउन्स में डिफरेंट सोशल कैटेगरी के लोग रहते थे, जैसे वॉशिंग फोक, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, गोल्डस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ्स, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स एंड किंग्स। कई बार गिल्ड या श्रेणी, जो गिल्ड थे, दे वर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स। ये क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे। इनके बारे में भी मेंशन मिलता है इन वोटिव इंस्क्रिप्शंस में। और ये जो गिल्ड थे, इनका क्या काम था? दे यूज्ड टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल, रेगुलेट प्रोडक्शन एंड मार्केटेड द फिनिश्ड गुड्स। ये काफी क्लियर होता है कि वाइड रेंज ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था। क्राफ्ट पर्सन बहुत सारी चीजें बनाते थे और इसीलिए क्राफ्ट पर्सन उन चीजों को बनाने के लिए रेंज ऑफ आयरन टूल्स का भी इस्तेमाल किया करते थे। ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। 6th सेंचुरी बीसीई के बाद से ही लैंड और रिवर रूट्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर भी एक्सटेंड हुए थे डिफरेंट डायरेक्शंस में। ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया, तो जो लैंड रूट्स थे वो इंडिया के बाहर या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर सेंट्रल एशिया से होते हुए और दूर दराज के इलाके में पहुंचे थे। और जो ओवरसीज रूट थे, ये इंडियन पोर्ट्स जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कोस्टल लाइंस में कई सारे पोर्ट्स थे, वहां से एक्सटेंड होके अरेबियन सी से ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक जाते थे। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल पे जो पोर्ट्स थे, वहां से ये जो आपके सी रूट्स थे, ये साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक भी जाते थे। कहने का मतलब उस समय 6th सेंचुरी बीसीई में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो सिटीज थे या यहाँ के ट्रेडिंग कम्युनिटीज या रूलर्स, इनका ट्रेड रिलेशन ये
वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी बना हुआ था। जो रूलर्स थे वो इन रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और जो पासर्स बाय थे जो इन रूट्स का इस्तेमाल करते थे उनको प्रोटेक्शन ऑफर करते थे फॉर अ प्राइस के बदले में।